मिस्टर वैदिक हैं, इनका सवाल है 15 से 20 साल के लिए इनको पोर्टफोलियो बनाना है और ये ध्यान रख के चल रहे हैं कि अपने बेटे के भविष्य के लिए और उसमें वो सेक्टर और स्टॉक चुनने में आपकी मदद चाहते हैं। तो बहुत कंजम्पशन थीम अभी आपने बताया ही विस्तार से, क्या-क्या है उसके अंदर, कहाँ ध्यान देना है ये भी आपने बताया, क्या नहीं ध्यान देना है वो भी बताया। लेकिन जब आप पूरा पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो भी 15-20 साल के लिए, तो सिर्फ़ ऐसा तो होगा नहीं कि उसका 100% एक्सपोज़र सिर्फ़ कंजम्पशन थीम पे होगा। नहीं, पहली चीज़ ये बताऊँ जो भी भाई साहब हैं कि वैदिक जी। 15-20 साल का व्यू लेना ही बंद कर दीजिए आप, ओके? 15 साल की 20 साल की तैयारी कीजिए, दोनों में फ़र्क समझिए। आपकी प्लानिंग 15-20 साल की होनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पे व्यू है, खासकर रिस्क एसेट क्लास का 15-20 साल का भूल जाइए। मैंने कई बार बोला है, जो लोग कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करते रहेंगे, कॉफ़ी कोई और पी जाएगा, कैन आपके हाथ में दे जाएगा। टाइम नहीं है वो। जब डिसरप्शन इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो फिर क्यों वैसे जगह जाना है? डिसरप्शन बहुत तेज़ी से होगा। आपके एआई बात करते-करते क्वांटम आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप 15-20 साल की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी और वैसे भी इसलिए भी करनी पड़ेगी और जितने भाई लोग हैं 45 साल के बाद फाइनेंशियल रिटायरमेंट जिसको आप बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, उसकी तैयारी कर लीजिए। बहुत डिसरप्शन होने वाला है। 45 साल का रिप्लेसमेंट 30 साल का लड़का हो जाएगा, आधे कॉस्ट में हो जाएगा। इसलिए भूल जाइए कि अब 60 साल में रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद पीएफ के पैसे से घर बनाएंगे और बच्चे की शादी करेंगे। नहीं होने वाला। आपका तो आज की तारीख में 45 साल में बच्चा होता है जी, तो आप 60 साल में क्या करने वाले हैं? 45 साल में फाइनेंशियल रिटायरमेंट लीजिए। वो समय पे आ रहे हैं और इसलिए आप प्लानिंग कीजिए। लेकिन आप अगर रिस्क एसेट क्लास पे जा रहे हैं, 3 to 5 इयर्स व्यू एंड उसका फिर रिविजिट होना ज़रूरी है। ईयरली रिविजिट होना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टेबल व्यू 3 से 5 साल का लीजिए और उसको फिर चेंज कीजिए। अब आप पूछेंगे भाई क्यों बोल रहे हैं सर? मैं तो एग्ज़ाम्पल वही दूँगा जो मैंने किया है। हमने क्या किया 2020 के बाद कैपिटल गुड्स एज़ ए थीम हमने उठाया था ना। अगेन क्यों उठाया था? मैंने आपको जैसे बताया, ट्रिगर गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट ने ट्रिगर दी कि हम खर्चा कर रहे हैं। हम खर्चा कर रहे हैं मतलब कैपिटल दे रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं। हमने वो थीम ले लिया। क्या वो थीम चल रही है अभी? पिछले 2 साल से वो थीम ध्वस्त है, 70% कंपनीज़ के प्राइसेस डाउन है। अब वो हम करते कि हमने खरीदा 2021 में और 2026 तक उसमें लटके रह जाएँ। नहीं पॉसिबल है ना। तो हमको 2024 में डिसीजन लेना पड़ा कि कैपिटल गुड्स जो मे बी आपके पोर्टफोलियो का इवन 60% था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी 10% से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। वो समय आएगा तो फिर उसको चेंज कीजिए, अभी कंजम्पशन बढ़ाइए। इसलिए आपको ये हर 3 साल में रिव्यू करना ही पड़ेगा। ग्रोथ का जो मैंने आप लोगों को समझाया है C+I+G+ X माइनस M एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये 5 हैंडल में से कौन सा हैंडल गवर्नमेंट कब चुनती है, कौन कितना इफेक्टिव होता है, उसके बेसिस पे हमको अपना काम रिस्क एसेट क्लास में करना होता है। ओके, तो 15-20 साल को तो तैयारी तो करनी ही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें आप जब ओवरऑल अपना एलोकेशन टू कैपिटल करेंगे, रिस्क कैपिटल कितना डालना चाहते हैं और नॉन रिस्क कितना डालना चाहते हैं। विद इन रिस्क में हाई रिस्क जैसे इक्विटी हो गया, ये कितना डालना चाहते हैं। डेट जीरो रिस्क नहीं है, कोई इस गलत फहमी में नहीं रहे कि डेट जीरो रिस्क है। बैंक एफडी जीरो रिस्क मान सकते हैं। डेट में आपको कैपिटल का रिस्क रहता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कूपन रिस्क नहीं रहेगा, एंड दैट टू इन सोवरिन। प्राइवेट क्रेडिट में आपको कूपन रिस्क भी रह सकता है अगर कंपनी ही फेल हो गई तो। ओके, आपके पास एग्जांपल IL&FS, दीवान हाउसिंग, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 से 3 साल में हर चीज को रिव्यू करना है। चेंज नहीं करना पड़े ना करना पड़े, बट रिव्यू तो करना है। ऐसा व्यू लेके आगे बढ़ना है। जी, कॉम्पोजिशन तो ठीक है। कॉम्पोजिशन ठीक हाँ, है, रिव्यू करेंगे अगले साल 1 साल बाद रिव्यू करेंगे, लेकिन मेरा नज़रिया जो है या मेरी प्लानिंग जो है वो 20 साल की है। तो आज की तारीख में जब मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ एकदम नया फ्रेश, तो उसमें कंजम्पशन पर फोकस रहेगा, साथ में और क्या-क्या जोड़ेंगे? पहली चीज अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो ये सही समय है अभी भी कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्मॉल और मिड कैप का प्रोपोर्शन आप बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं आएगा
ये सैचुरेशन 2 साल के बाद फिर आ सकता है, तो आपको स्मॉल और मिड कैप वहाँ से बहुत कम करने पड़ सकते हैं। तो अभी का कंजम्पशन क्रेडिट और फार्मा हेल्थ केयर रिटेल, इन सब में आप मेनली काम कर लीजिए, और 3 साल के बाद रिव्यू करके हो सकता है आपको इसमें चेंज नहीं करना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है। एक ही काम नहीं करना है राजीव जी इसमें, वो ये नहीं करना है कि कमिटेड कैपिटल को नहीं छेड़ना है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कुछ निकाला तो उसको रीइन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। अब वो इक्विटी है कि डेट है या गोल्ड है या सिल्वर है, उस समय डिसाइड करना होगा। बट एलोकेटेड कैपिटल जो है उस ग्रोथ के लिए, उस टारगेटेड कॉर्पस के लिए, उसको नहीं छेड़ना है। लोग यही गलती करते हैं। अभी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ट्रेडिंग लॉस हुआ है। अब ट्रेडिंग लॉस हुआ है तो उसके बाद क्या किया, अपना कमिटेड कैपिटल छेड़ दिया। मुझे तो समझ में आ जाता है कि उनको ट्रेडिंग लॉस हुआ है, लेकिन कोई बोलता नहीं है सामने से। ये काम नहीं कीजिए, अपना कमिटेड कैपिटल मत छेड़िए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी बस ये सेक्टर में करके रखिए। हो सकता है कि हम बात करेंगे अगले साल, अर्ली अगले साल की कैपिटल गुड्स में फिर से एलोकेशन बढ़ाएं। जी। अच्छा, काफ़ी लोग जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसमें ऑटो सेक्टर को भी जोड़ते हैं, ऑटो को भी एक कंजम्पशन का पार्ट मानते हैं। लेकिन इस समय ऑटो को लेकर के बहुत भरोसा नहीं बन रहा है और उनके आंकड़े जो हैं वो बीच-बीच में जैसे कभी दिए की लौ फड़फड़ाती है वैसे लगता है, लेकिन फिर वो मध्यम पड़ जाती है लौ। ये सही है ना, प्रॉब्लम तो है ना, ऑटो में भी तो डिसरप्शन है। अब डिसरप्शन कैसे है देखिए, हम थे आइस पे, लेकिन सरकार कहती है कि ईवी पे जाओ। ईवी पे चले थे जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कंफ्यूजन में ऑटो का होगा क्या पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईवी का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है ओवरऑल, खासकर टू व्हीलर्स में, ये चीज है कि रास्ता तो ईवी का ही है भाई साहब। तो ऑटो में मैं यही समझता हूं कि चलिए इंजन की मारामारी चल रही है ना, लेकिन आपको चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए बैठने के लिए सीट चाहिए, चक्का चाहिए, रात में चलाना है तो हेडलाइट चाहिए, ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, मीटर देखना ही पड़ेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लगेंगे ही, मोटर्स लगेंगे ही। तो उसमें ध्यान लगाइए, क्यों हमको क्यों इस पे जाना है कि भाई हमको कौन मोटर पे जाएगा या कौन आइस इंजन पे जाएगा, नहीं जाना है। जो एवरग्रीन चीज है, बिना चक्का के तो कोई गाड़ी नहीं चलने वाली, उधर देख लेते हैं। आज के तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो। अब देख लीजिए टू व्हीलर में, देखिए पहले क्या क्या होता नहीं, था और अब क्या है। वो ठीक है कि चलिए ठीक है, आपने अगर सीधे ऑटो मैन्युफैक्चरर के बदले एंसिलरीज पे ध्यान दिया कि चलिए ठीक है, टेक्नोलॉजी जिधर भी जाए ये एंसिलरीज का काम चलता रहेगा। लेकिन वहाँ भी अगर इस चक्रव्यूह में फंस करके ग्राहक जो है वो अपने फैसले टाल रहा है कि ईवी जाएगा या ये गडकरी साहब का फॉर्मूला चलेगा, E85 वाला चलेगा, मेरी गाड़ी आज से 5 साल बाद जो है वो कितनी ठीक चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, ये कैसा ईंधन ये मुझे दे रहे हैं, मुझे उस पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में ग्राहक कह रहा है कि छोड़ो, रहने दो, अभी देखते हैं, पहले सेटल होने देते हैं इसको। तो जब वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो फिर एंसिलरीज के लिए भी तो दिक्कत है ना। अगर वॉल्यूम रहे और सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलती रहे तो आपका ये सोचना ठीक है कि ठीक हम एंसिलरीज को फॉलो कर लेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी आगे चलेगी वो मैन्युफैक्चरर्स देखें। लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम घट रहा है। मेरी ये समझ नहीं है इसमें राजीव जी। मैंने बहुत लोगों को ये चीज सुना, मेरा, मैं जो शायद लॉजिक दूं वो बिल्कुल ही अलग लगे लोगों को, माने नहीं। मेरा ये मानना है कि आज का जो समय है ना, हर चीज फंडिंग फिनेंसिंग पे चलती है, हर चीज ईएमआई पे चलता है, एंड ईएमआई इज लिंक टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होने के चांसेस हैं, इसलिए फैसला टल रहा है। आप सस्ता लोन देना शुरू कीजिए, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट होना तय है, ये कंफ्यूजन में कोई नहीं रहे कि कोई अपना आइस की जगह ईवी। आज के तारीख में दो दो गाड़ी रखना कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, रखेंगे। लेकिन 90% से ज्यादा, ये मैं कहूँगा 95% से ज्यादा ये चीजें ईएमआई पे ली जाती हैं, और ईएमआई आपके रेट ऑफ फंडिंग से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक्ड है। आप क्रेडिट फ्लो बढ़ने दीजिए, एक बार इंटरेस्ट रेट नीचे आने दीजिए, जो अब तक आना चाहिए था अब तो नहीं आ पाएगा।
वो समय में आप देखेंगे ये पूरा नैरेटिव चेंज हो जी। जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं उस तबके का नहीं हूँ। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रूरल इनकम बढ़ रहा है। जहां मैं रह रहा हूँ वहां से गांव से लोग आके रहने लगे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं वो लोग कहीं और जाके रह रहे हैं। कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है। कंजम्पशन एक ही के कारण से कम होगा, अगर आप और मैं इस चीज पे अग्री कर जाएं कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी जो 2.5 से 3 हजार डॉलर के रेंज में चल रही है, ये 2000 हो जाएगा। तो लगता है 2000 होगा? नहीं होगा, समझे 3,500 ही होगा। ये बढ़ेगा। टेम्पररी सेटबैक है, बिकॉज इसका जो मेन ट्रिगर है वो अभी फेवरेबल नहीं है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी नहीं आ रहा है। एक बार ये ट्रिगर हो गया, आप ये सब अपने आप एडजस्टमेंट देख लेंगे, हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और साथ में जब आपने कंजम्पशन के लिए कहा कि सरकार इस पे जोर दे रही है, तो सरकार कई और चीज़ों पे भी जोर दे रही है, जिसके अंदर डिफेंस भी है, जिसके अंदर वो मेक इन इंडिया वाली तमाम चीज़ें हैं। तो क्या वो सारी थीम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है सरकार का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में डिफेंस, क्या ये आपके लिए मतलब वो कंजम्पशन के साथ ऐड ऑन होता है, या अभी उस पे थोड़ा तेल देखो तेल की धार देखो वाला मामला है? मेरे लिए तो इसलिए नहीं होता है ना राजीव जी कि मेरा फोकस वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म हो गया है, लेकिन मैं इन जनरल, यहाँ तो हम इन जनरल लोगों के लिए आते हैं, तो इन जनरल लोगों के लिए वो थीम रहना चाहिए, लेकिन वो टैक्टिकल थीम रहना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जहाँ पे भी भीड़ भाड़ होती है, देखिए भीड़ भाड़ वही होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी इमीडिएट होती है। आप रिन्यूएबल्स देख लीजिए, आप डिफेंस देख लीजिए, ये सब जगह में इमीडिएट इमीडिएट एम्फोसिस है गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे भीड़ भी वैसी है, अंदर वहाँ पे वैल्यूएशंस भी वैसे हैं। तो उस वैल्यूएशंस में आपको वो सिक्लिकल पैसा बना के निकलना पड़ेगा। नॉट दैट वो आपके पोर्टफोलियो का परमानेंट पार्ट हो सकता है, वो सैटेलाइट हो सकता है। मुझे वो करने की मतलब मेरी वैसे हाँ, मेरी लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लेकिन लोगों को आज करना की चाहिए। तारीख में, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं ना कि भाई हम 20 साल के लिए लेकर के थोड़ी बैठे रहेंगे, हर साल हम रिव्यू करेंगे। और रिव्यू तो आपको साल भर बाद भी क्यों करना चाहिए, हर 3 महीने पे भी एक बार देख लेना चाहिए, हाँ ठीक चल रहा है या कुछ दिक्कत हो गई है। तो ये जो हम बाँटते हैं कि भई ये मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और ये मेरा सिर्फ़ टैक्टिकल है। अ, क्या सीधा-सीधा ये नज़रिया लेके नहीं चलना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 20 साल की है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज की तारीख में कौन-सा शेयर अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, वो अपॉर्च्युनिटी 3 महीने की है या 3 साल की है, वो देखेंगे। अगर वो 3 महीने की भी अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं उसे कैप्चर क्यों ना करूँ? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। आपका पहला पॉइंट तो एकदम सही है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी 20 साल का है, 100% एग्री। हमारा जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है ना, अब मैं सिर्फ स्टॉक की बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड वगैरह सब अलग रख दीजिए। हमारा जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है, वो हमको कौन सा किस तरह का सीएजीआर चाहिए, कितने टारगेट पे हमको पैसा डबल करना है, उसके बेसिस पे हमको अलग अलग स्टॉक्स और उसके पोटेंशियल एक्सआईआरआर सीएजीआर को आइडेंटिफाई करके ऐड होना करना पड़ता है। एज लॉन्ग एज वो आपके आरओआई में ऐड करता रहता है एक्सपेक्टेड सीएजीआर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करता है तब ये कॉल लेना पड़ता है रिप्लेस करने का। तो आप 3 महीने में हम रिव्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आज की हम बोलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको अपना टारगेट रिटर्न डिफाइन करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा 100 रुपया है, मुझे 100 रुपया 6 साल में या 5 साल में मुझे 200 रुपया चाहिए। अब ये 200 रुपया अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजिक प्लस टैक्टिकल लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेंगी जो हमें बड़ा रिटर्न दें। आज नहीं दे सकते हैं, लेकिन 3 साल तक अगर उसमें बने रहे तो दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेंगी जो हमको एक रोलिंग रिटर्न देते रहें, जो थीम चलता रहेगा, वो थीम में पैसा बने और फिर चेंज करे। तो दोनों का मिक्स करना क्यों करना है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि एक आप पोर्टफोलियो एक्सआईआरआर 17-18% लेके आना चाहते हैं, मान लेते हैं 17-18% लेके आना चाहते हैं, कुछ चीजें हमको ऐसी लानी पड़ेंगी जो कि 25-30% की एक्सआईआरआर पे चले, कुछ हमको 10-12 पे भी चलेगा और कुछ 15 से 18। तो इस तरह के मिक्स बनेंगे। जो 25-30% वाला सीएजीआर वाला होगा, वो तुरंत की बात नहीं होगी, उसमें एक थीम लगेगा और वो थीम जब प्ले कर जाएगा तो आपको आरओई दे देगा। लेकिन सभी नहीं चलेंगे ना, उसमें से कुछ खराब होंगे, तो उसकी भी आपको प्लानिंग करनी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको 17-18% सीएजीआर चाहिए, तो हमें स्टॉक सिलेक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि हम नेट 20 से
22% के रेंज में CAGR वाला पहुंचे सिचुएशन कि कुछ हमारे बैड एक्स भी आए हमारे बास्केट में, तो भी हम 17-18% लेके निकल जाएं। इसलिए आपको ये मल्टीपल चीजें इसमें डालनी पड़ेंगी। वही मैं कहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो 70% आप स्ट्रैटेजिक रख लीजिए, लेकिन 30% टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जो आपने बोला वो 30% रखिए।